वीडियो के अंदर सैम्पल पेपर नंबर 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। समय 90 मिनट, पूर्णांक 40। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अब इसका पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। नंबर 1, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड का, खंड खा व खंड गा। ठीक है। नंबर 2, सभी खंडों में कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये आपके बहुत ही काम आ सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। खंड का की तरफ चलते हैं। अपठित बोध। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों ये जो अपठित गद्यांश है ये हमारी किताब से नहीं आएगा, बगैर पढ़े हुए किसी कहीं से भी आ सकता है। इसको हमें खूब अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको खूब अच्छे से उसका जो है आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। इस पर महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह बाधित कर दिया है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसमें महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी लागू की गई और इसे कमोबेश कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया। लेकिन ये सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की ही बड़ी भूमिका है। लेकिन असली चिंता बच्चों और बुजुर्गों की हो आती है। इस मामले में ज़्यादातर नागरिकों ने जागरूकता और सहज बोध की वजह से ज़रूरी सावधानी बरती है, लेकिन इसके समानांतर दूसरी कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। मसलन आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह प्रभावित हुई हैं उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ नौकरी और उसकी तनख्वाह पर निर्भर लोगों की लाचारी ये है कि उनके सामने यह आश्वासन था कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वेतन नहीं रोका जाएगा। वहीं उनके साथ उल्टा हुआ, नौकरी गई, कई जगहों पर तनख्वाह नहीं मिली या कटौती की गई और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर पड़ा है। उसका तार्किक समाधान कैसे होगा ये लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह से बाधित होती दिख रही है। यूँ इसमें किए गए वैकल्पिक इंतज़ामों की वजह से स्कूल भले बंद हों लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई है। स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी। बच्चों या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उन सब के सामने चुनौती है ऑनलाइन कक्षाएं लेने की। सब ने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह फ़िलहाल जो सीमा है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये तो गद्यांश था। अब चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये 15 अंक का है। नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है महामारी का प्रभाव। ठीक। नंबर 2, पूर्णबंदी लागू क्यों की गई। इसका आंसर है संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक। नंबर 3, हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है। इसका आंसर प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण। नंबर 4, स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है। इसका आंसर है शिक्षा जारी रखने के लिए। ठीक। नंबर 5, ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है। इसका आंसर है तकनीकी रूप से योग्य नहीं होना। ठीक है दोस्तों मैं चारों ऑप्शन इसलिए आपके सामने नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें टाइम भी लग सकता है, इसलिए आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं और आंसर से आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा। इसका आंसर है बच्चों की चिंता के कारण। ठीक है। नंबर 7, महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया, कैसे। इसका आंसर तकनीक सीखने की हिम्मत द्वारा। ठीक है दोस्तों। नंबर 8, जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं। आंसर है जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना। राइट। नंबर 9, भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है। आंसर नियम कानून की समझ नहीं होने से। ठीक। नेक्स्ट, लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई। इसका आंसर है आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से। ठीक है। अब दोस्तों गद्यांश जो हमारा आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, दोनों में से हमें कोई एक करना होगा। ठीक, अथवा करके जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है अपठित गद्यांश। आधुनिक भारतीय भाषाएं सुनकर आप इस भ्रम में ना पड़ें कि ये सभी आज की देन हैं।
ये सभी भाषाएं अति प्राचीन हैं, अनेक तो सीधे संस्कृत। फिर से एक बार पढ़ते रहें। आधुनिक भारतीय भाषाएं सुनकर आप इस भ्रम में ना पड़ें कि ये सभी आज की देन हैं। ये सभी भाषाएं अति प्राचीन हैं, अनेक तो सीधे संस्कृत या वैदिक भाषा से जुड़ती हैं। वे इस अर्थ में आधुनिक हैं कि समय के साथ चलकर अतीत से वर्तमान तक पहुंचती हैं और जीवंत और विकासशील बनी हुई हैं। उनके आधुनिक विचारों का वहन करने में वे कभी पीछे नहीं रहीं। इनका साहित्य समय की कसौटी पर खरा उतरा है और ये सभी आधुनिक भारत की प्राण वायु हैं। किसी भी भाषा का पहला काम होता है दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनना। यह मानव समूहों के बीच सेतु का काम करती है। इसे चाहे प्रकृति की देन मानिए, चाहे ईश्वर की भाषा से बड़ी कोई देन नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव की समस्त उपलब्धियां मूलतः भाषा की देन हैं। अब जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, उसमें उपयुक्त विशेषताएं तो हैं ही, साथ ही सबसे निराली विशेषता है उसकी नमनीयता। इसमें स्वाभिमान है, अहंकार नहीं। हिंदी हर परिस्थिति में अपने आप को उपयोगी बनाए रखना जानती है। ये ज्ञान और शास्त्र की भाषा भी है और लोक की भी, उत्पादक की भी और उपभोक्ता की भी, इसीलिए यह स्वीकार्य भी है। अब दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। आंसर है आधुनिक भारतीय भाषाएं। नंबर 2, आधुनिक भारतीय भाषाएं सुनकर हम किस भ्रम में पड़ सकते हैं। आंसर है ये आज की देन हैं। नंबर 3, भाषा मानव समूहों के बीच क्या बनाने का काम करती है। पुल। ठीक है। 4, विभिन्न क्षेत्रों में मानव की समस्त उपलब्धियां किसकी देन हैं। आंसर भाषा। नमनीयता से लेखक का तात्पर्य है। आंसर है अहंकार रहित स्वाभिमान। नंबर 6, हिंदी की सबसे निराली विशेषता क्या है। उत्तर नमनीयता। नेक्स्ट, हिंदी प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को डॉट बनाए रखती है। क्या? उपयोगी बनाए रखती है। ठीक है। नंबर 8, गद्यांश में आए सेतु का क्या अर्थ है। पुल। ठीक है, इसका आंसर पुल है। नंबर 9, वर्तमान से जोड़ने के कारण इसे क्या कहा गया है। उत्तर निराली कहा गया है। ठीक है दोस्तों। नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भाषा से बड़ी कोई देन नहीं है का आशय है। इसका आंसर है भाषा से ही मनुष्यों के बीच आपसी संपर्क होना। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों जिस तरह से उसमें गद्यांश में अपठित गद्यांश में 2 आया था, दोनों में से कोई एक करना था। इसमें भी 2 आएगा अपठित पद्यांश में, इसमें से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दूर दूर से आते हैं घन, लिपट शैल में छा जाते हैं। मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं। जग में मधुर पुरातन परिचय, श्याम घरों में घुस आते हैं। ऐसी ही कथा मनोहर, उन्हें देख गिरिवर गाते हैं। अश्रु छोड़ मानस को समझा, इसीलिए विरही गाते हैं। सुख दुख के मधुकुट अनुभव को उठो हृदय फुहियों से धो लो। तुम्हें बुलाने आया सावन, चलो चलो अब बंधन खोलो। पवन चला पथ में हैं नदियाँ, उछल साथ में तुम भी हो लो। प्रेम परो में जगा पपीहा, तुम कल्याणी वाड़ी बोलो। ठीक है दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश का ठीक है विषय क्या है। ठीक है, उत्तर है पावस ऋतु। नंबर 12, कवि बार बार किससे प्रश्न कर रहा है। प्रकृति से कर रहा है। ठीक है। मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली मंडराते हैं, पंक्ति में निहित अलंकार है मानवीकरण। ठीक है। नंबर 14, घन का पर्यायवाची बताओ। अम्बुद। ठीक है। नंबर 15 है, कवि कैसी वाणी बोलने को कह रहा है। कल्याणी। ठीक है। अब दोस्तों अथवा करके दूसरा वाला भी आ गया, जैसे आपको बताया था कि 2 पद्यांश आएगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है। अथवा करके आएगा। मैं तो सांसों का पंथी हूँ, साथ आयु के चलता। मेरे साथ सभी चलते हैं, बादल भी तूफान भी,
कलियां देखी बहुत फूल भी, घनी घाटियां मरु भी, टीले भी गिरि श्रृंग तुंग भी, नदियां भी निर्झर भी, कल्लोलिनियां कुल्याएं भी, देखे सरिसागर भी, इनके भीतर इनकी सी ही प्रतिमाएं मुस्काती, हर प्रतिमा की धड़कन में अनगिनत कलाएं गाती, अनदेखी इन आत्माओं से परिचय जन्म जन्म का, मेरे साथ सभी चलते हैं जाने भी अनजान भी, सूर्योदय के भीतर मेरे मन का सूर्योदय है, किरणों की लय के भीतर मेरा आश्वस्त हृदय है। मैं ना सोचता कभी कौन आराध्य किसे आराधूं, किसे छोड़ दूं और किसे अपने जीवन में बांधूं, दृग की खिड़की खुली हुई प्रिय मेरा झांकेगा ही, मानस पट तैयार चित्र अपना वो आंकेगा ही, अपनों को मैं देख रहा हूँ अपने लघु दर्पण में, मेरे साथ सभी चलते हैं प्रतिबिंबन प्रतिमान भी, दूरवा की छाती पर जितने चरण चिन्ह अंकित हैं, उतने ही आंसू मेरे सादर आप उसको अर्पित हैं, जितनी बार गगन को छूते उन्नत शिखर अचल के, उतनी बार हृदय मेरा पथ में एकाकीपन मिलता, वही पत्र है प्रिय का, दोनों को पढ़ता हूँ मैं, दोनों को हृदय लगाता, दोनों का सौरभ कण लेकर फिर आगे बढ़ जाता, मेरा रक्त त्वचा यह मेरी और अस्थियां बोलें, मेरे साथ सभी चलते हैं आदि और अवसान भी। तो दोस्तों ये पद्यांश था। अब चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सांसों का मुसाफिर किसे कहा गया है? आंसर है जीवन। नंबर 12, मन का सूर्योदय से आप क्या समझते हैं? प्रसन्नता। नंबर 13, आपको मैं देख रहा हूँ अपने लघु दर्पण में, पंक्ति में लघु दर्पण किसे कहा गया है? आंसर है हृदय। ठीक है। नेक्स्ट, कल्लोलिनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर है नदी जिसमें तरंगें उठती हो। नेक्स्ट, नदी का पर्यायवाची बताइए। तटिनी। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं खंड खा की तरफ, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। नंबर 16, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया? आंसर है गुटेनबर्ग ने। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तृतीय दौर चल रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, खबर का इंट्रो होना चाहिए प्रभावी। नंबर 19, उल्टा पिरामिड क्या है? आंसर समाचार लेखन शैली। नंबर 20, समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर छपी खबरें क्या कहलाती हैं? आंसर है कवर स्टोरी। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों खंड गा की तरफ, पाठ्य पुस्तक। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। हाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति शैतानी व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। बाजार को सार्थकता कौन देता है? आंसर है जो अपनी आवश्यकता को जानते हैं। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर का अर्थ है, उत्तर है खरीदने की शक्ति। नेक्स्ट, बाजारवाद परस्पर सद्भाव में उस समय कमी लाता है जब, इसका आंसर है दोस्तों व्यापार में कपट आ जाता है। नेक्स्ट, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? आंसर है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। नेक्स्ट, कपट कब आता है? आंसर जब दिखावे के लिए निरर्थक वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? किसकी कविता है? क्रूरता की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 27 में। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? दूरदर्शन वालों को। ठीक है, नेक्स्ट, अपाहिज का क्या अर्थ है? आंसर है सभी। नंबर 29, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थहीन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है। नंबर 30, प्रस्तुत काव्यांश की शैली कैसी है? आंसर व्यंग्य शैली। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं? इसका आंसर है वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। नंबर 32, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? 4। ठीक है, इसका आंसर 4 है। नंबर 33, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपने प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? चांद से की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हो जाए ना पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है, पंथी चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? चिड़िया नहीं जान सकती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यशोधर का पूरा नाम है? आंसर है वाईडी पंत। ठीक है, नेक्स्ट, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 25वीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या है? सिल्वर वेडिंग। ठीक है, 25वीं। 38, लेखक ने यशोधर बाबू को किशंदा का कौन सा पुत्र कहा है? आंसर मानस पुत्र कहा है। नेक्स्ट, सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था? मराठी का। नेक्स्ट, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? आंसर है संघर्षमयी प्रवृत्ति का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों अगर नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए तो आप ज़रूर जो है कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।